हेलो फ्रेंड्स। हमने बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए एलगी स्टार्ट किया था। तो उस एलगी के 3 लेक्चर हो चुके हैं। आज हम उसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए और शैवालों में पाई जाने वाली कोशिका संरचना, इनकी सेल स्ट्रक्चर के बारे में अध्ययन करेंगे। शैवालों में किस प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो देखो, शैवालों में लगभग 3 प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं जो होती है। जैसे नंबर 1 प्रोकैरियोटिक सेल, दूसरी यूकैरियोटिक सेल और तीसरी है मीसोकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में, यूकैरियोटिक सेल के बारे में आप पढ़ चुके हैं या जानते होंगे, क्योंकि जहां से आपने बायोलॉजी पढ़ना स्टार्ट किया था वहीं से प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल स्टार्ट होती है। इनकी पहला चैप्टर सेल का ही होता है और सेल की डिस्कवरी एंड सेल थ्योरी के बाद सबसे पहला टॉपिक यही आता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। तो यहाँ हम प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में ज़्यादा डिटेल से न जानते हुए, ना ही यूकैरियोटिक सेल के बारे में डिटेल से जानते हुए, केवल हम ब्रीफ डिस्कशन देंगे। जो हमारा मेन फोकस है वो है एल्गी की सेल स्ट्रक्चर के बारे में, कि एल्गी में कोशिका संरचना कैसी होती है, कौन कौन से कोशिकांग होते हैं, कोशिकांग होते हैं तो वो किस प्रकार से होते हैं। तो इस तरह से आज हमारा टॉपिक रहेगा सेल स्ट्रक्चर इन एल्गी या एल्गी सेल स्ट्रक्चर, कोशिका संरचना। एल्गी में सेल स्ट्रक्चर किस प्रकार की होती है, इसे हम आज देखेंगे। तो देखो, 3 प्रकार की सेल्स एल्गी के अंदर पाई जाती हैं। पहली है प्रोकैरियोटिक सेल, नंबर 1 इज प्रोकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में आप सब जानते हैं। तो प्रोकैरियोटिक मतलब प्रो माने होता है प्राइमिटिव, प्राइमिटिव मतलब आद्य, अविकसित रूप, यानी कि कोई चीज शुरू में बनी होगी तो कैसी होगी। तो शुरुआत में जो चीज डेवलप हुई है या फॉर्मेशन हुआ है किसी चीज का, उसका जो स्वरूप होता है वो प्राइमिटिव होता है। प्लस कैरियोटिक जो वर्ड है ये बनाया हुआ कैरियोन से, और कैरियोन मीन्स होता है न्यूक्लियस। इसका मतलब है कि ये ऐसे सेल हैं जिनमें प्राइमिटिव प्रकार का न्यूक्लियस होता है, यानी कि आद्य प्रकार का न्यूक्लियस होता है। सेल स्ट्रक्चर में अगर हम देखें तो सेल वॉल होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है, साइटोप्लाज्म होता है। उसके अलावा साइटोप्लाज्म के अंदर जो डबल मेम्ब्रेन जो स्ट्रक्चर्स जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्गी काय, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इनके अंतःपृष्ठीय जालिका, लाइसोसोम और भी सम ऑर्गेनेल्स, इनकी वेल डेवलप्ड क्लोरोप्लास्ट, ये सब इसके अंदर नहीं पाए जाते। ये सब अगर पाए जाते हैं तो बहुत ही अनडेवलप या प्राइमिटिव होंगे, इसलिए इनको कहा है प्रोकैरियोटिक सेल।
हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती है। जब केंद्रक नहीं है तो केंद्रक में पाई जाने वाली जो केंद्रक के अंदर पाए जाने वाले क्रोमोसोम जो यूकेरियोटिक सेल के केंद्रक में बहुत डेवलप होते हैं नहीं पाए जाते हैं। जो डीएनए होता है सर्कुलर कुंडलित बंद, वो साइटोप्लाज्म के अंदर ही होता है, नग्न जिसको हम कहते हैं नग्न डीएनए, लेकिन होता डबल स्टैंडर्ड है, ये ध्यान रखना। अगर प्रोकैरियोटिक सेल है इसका मतलब ये समझना कि वो डीएनए नहीं पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है और डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है, सिंगल स्टैंडर्ड नहीं डबल स्टैंडर्ड होता है। कई बार हम क्लास में क्वेश्चन करते हैं तो जैसे हम पूछते हैं प्रोकैरियोटिक सेल व्हाट इज यूकेरियोटिक सेल, तो स्टूडेंट्स का जवाब तुरंत भाग के आता है कि प्लांट सेल इज प्रोकैरियोटिक सेल एंड एनिमल सेल इज यूकेरियोटिक सेल। ऐसा नहीं है। ये सब इसलिए है क्योंकि आप लोगों ने जो पिछली जो क्लासेस थी उनमें चीजों को समझा नहीं है, उनमें चीजों को सिर्फ रटा है और रटने के बाद क्वेश्चन का आंसर ऐसा ही आता है। तो ध्यान दें प्रोकैरियोटिक सेल में और यूकेरियोटिक सेल में उनके न्यूक्लियस के ऊपर या न्यूक्लियस के कारण डिफरेंस होता है। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर प्राइमेटिव टाइप का न्यूक्लियस होता है और यूकेरियोटिक में वेल डेवलप होता है, जो हम बात करेंगे। प्लांट सेल में और एनिमल सेल में दोनों में डिफरेंस दूसरे होते हैं, लेकिन दोनों होती यूकेरियोटिक सेल ही है। ऐसा नहीं है कि प्लांट सेल है तो प्रोकैरियोटिक हो जाएगी, एनिमल सेल से यूकेरियोटिक हो जाएगी, ऐसा कभी नहीं होता है। प्लांट सेल एंड एनिमल सेल बोथ आर यूकेरियोटिक सेल। अगर हम दूसरे नंबर पर यूकेरियोटिक सेल को देखें, यूकैरियोटिक सेल, तो यूकैरियोटिक सेल को जब हम देखते हैं तो यू माने होता है ट्रू, यू माने होता है ट्रू प्लस कैरियन, कैरियन मतलब वही न्यूक्लियस। तो हम ये कह सकते हैं कि ऐसी सेल्स जिनके अंदर 70 प्रकार का केंद्रक होता है यूकैरियोटिक सेल कहलाती है, जिनमें 70 प्रकार का केंद्रक होता है यूकैरियोटिक सेल कहलाती है। अब केंद्रक देखो, केंद्रक इसमें अलग से होता है। बाहर की तरफ अगर मान लो प्लांट सेल है तो उसमें सेल वॉल होगी, सेल मेम्ब्रेन है, फिर साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म अलग से कंपार्टमेंट है, इसको न्यूक्लियस कहते हैं, केंद्रक कहते हैं। ऐसे ही एनिमल सेल है तो एनिमल सेल के ऊपर किसी प्रकार की कोई सेल वॉल नहीं होती है, केवल सेल मेम्ब्रेन होती है। सेल मेम्ब्रेन है के अंदर फिर साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म पर अलग से कंपार्टमेंट है न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है क्रोमोसोम, यानी कि न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो है क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम की जो स्ट्रक्चर है वो हम कभी किसी दूसरी वीडियो में सेल बायोलॉजी पढ़ाएंगे तब डिस्कस करेंगे। तो यहाँ आप इतना ही समझ लीजिए कि इसके अंदर हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है, हिस्टोन प्रोटीन होता है, प्लस क्रोमोसोम के अंदर एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन मिलकर के क्रोमोसोम का निर्माण करते हैं और ये सब क्रोमोसोम न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं। तो न्यूक्लियस बहुत ही डेवलप होता है इनके अंदर, यूकैरियोटिक सेल के अंदर। दूसरी बात, इनके अंदर जो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्जी काय, अंतःप्रद्रवी जालिका, लाइसोसोम, ये सब पाए जाते हैं। इसलिए ये सेल बहुत डेवलप होती है। अगर हम एक तीसरे प्रकार की सेल और है जिनको कहते हैं मीसोकैरियोटिक, मीसोकैरियोटिक। अब मीसो जहां पर होता है तो मीसो का मतलब ही खुद मीसो प्लस कैरियन, तो मीसो खुद ही मिडिल टाइप होती है, यानी कि मध्यवर्ती होती है, इंटरमीडिएट होती है।
इन दोनों के बीच की है, मिडल है क्या, न्यूक्लियस, यानी कि न्यूक्लियस जो है वो मिडिल प्रकार का है, तो उसको हम कहते हैं मीसोकैरियोटिक। तो मिडिल टाइप में आएगा कि इनमें केंद्रक तो होता है, यानी कि कलाबंध केंद्रक तो होता है, लेकिन क्रोमोसोम अनुपस्थित होते हैं। अगर हम इसको देखें तो इसमें भी न्यूक्लियस तो प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट, बट क्रोमोसोम जैसी कोई संरचना इनके अंदर नहीं पाई जाती है, क्रोमोसोम एब्सेंट, गुणसूत्र जैसी कोई संरचना नहीं पाई जाती। तो ये 3 प्रकार की सेल हम यहाँ पर देखेंगे, पहली प्रोकैरियोटिक, दूसरी यूकैरियोटिक और तीसरी है मीसोकैरियोटिक। और प्रोकैरियोटिक में ये कंडीशन होती है, यूकैरियोटिक में ये कंडीशन होती है और मीसोकैरियोटिक के अंदर ये कंडीशन होती है। अब हम पूरी तरह से अपना फोकस करते हैं शैवालों पर। तो एल्गी यानी कि जो शैवाल हैं ये दोनों प्रकार के होते हैं, मीसोकैरियोटिक नहीं है, ये सब केवल 2 प्रकार के होते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। ठीक, एक वर्ग है साइनोफाइसी, एक वर्ग है साइनोफाइसी। तो साइनोफाइसी वर्ग को छोड़कर, साइनोफाइसी वर्ग को छोड़कर, साइनोफाइसी को नहीं, साइनोफाइसी वर्ग को छोड़कर अन्य सभी शैवाल यूकैरियोटिक होते हैं, बस ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन क्वेश्चन जो है वो हमेशा इसी का आता है, क्योंकि क्वेश्चन उसका आता है जो कम होता है, ज्यादा का आएगा उसका कम आएगा, ज्यादा का होता है उसका कम आता है। तो क्वेश्चन एग्जाम में कई बार यही पूछा जाता है कि साइनोफाइसी वर्ग के 2 शैवालों के नाम लिखिए, या ब्लू ग्रीन एल्गी कौन से वर्ग में सम्मिलित किए गए हैं। तो जो साइनोफाइसी है इसके अंदर ब्लू ग्रीन एल्गी को रखा गया है, ब्लू ग्रीन एल्गी को इसके अंदर रखा गया है, इनको हम बीजीय कहते हैं। ये नीले और हरे रंग के होते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। फोटोसिंथेसिस तो करते हैं। अब आप कहेंगे सर ये तो फोटोसिंथेसिस करते हैं तो फिर इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता ही नहीं होता है? नहीं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, लेकिन इनमें क्लोरोप्लास्ट के स्थान पर पटलिकाएं होती हैं जिनके ऊपर वर्णक पाए जाते हैं, और उन वर्णकों के कारण ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। इस तरह से जो प्रोकैरियोटिक शैवाल है, ये ध्यान रखना कि प्रोकैरियोटिक शैवाल है वो साइनोफाइसी के अंदर है, इनको हम ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं। इनके अलावा, इनके साइनोफाइसी वर्ग के अलावा जितने भी शैवाल हैं वो सब यूकैरियोटिक शैवाल है। क्या है? सब यूकैरियोटिक शैवाल है। अब हम यहाँ अगर प्रोकैरियोटिक सेल की बात करते हैं या फिर यूकैरियोटिक सेल की बात करते हैं, तो देखो प्रोकैरियोटिक सेल की बात करेंगे तो स्टार्टिंग में, या हम जो पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो देखिए शैवालों में जो स्ट्रक्चर पाई जाती हैं, चाहे वो प्रोकैरियोटिक हो और चाहे वो यूकैरियोटिक हो, दोनों प्रकार के शैवालों में जो स्ट्रक्चर पाई जाती हैं उन स्ट्रक्चर के आधार पर ही हम यहाँ बात करेंगे। ठीक है, इनसे हटकर बिल्कुल बात नहीं करेंगे। लाइक देखो अब शैवालों में कौन कौन संरचना पाई जाएंगी भाई। तो देखो शैवालों में एक तो होती है सेल वॉल, ये निश्चित है भाई। दूसरी होती है सेल मेम्ब्रेन, यानी कि कोशिका झिल्ली, पहली कोशिका भित्ति, दूसरी कोशिका झिल्ली। तीसरा इनके अंदर एक संरचना होती है फ्लैजिला। चौथी इनके अंदर एक संरचना होती है वैक्यूल, रिक्तिका। फ्लैजिला मतलब कसाविका, दिस इज रिक्तिका। उसके बाद आप पढ़ेंगे तो क्लोरोप्लास्ट। अब क्लोरोप्लास्ट होता नहीं है तो इनके अंदर प्रकाश संश्लेषी वर्णक, इसको हम प्लास्टिड कहते हैं, इससे मान लो प्लास्टिड्स हैं। उसके बाद हम एक आई स्पॉट, इसको नेत्र बिंदु या द्रक बिंदु कहते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे यहाँ इसमें पायरेनॉइड्स। उसके बाद हम यहाँ पढ़ेंगे इसमें पिगमेंट्स। उसके बाद हम इसमें पढ़ेंगे
स्टोरेज फूड। तो इस तरह से डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टोरेज फूड्स, different types of structures that are present in algae, this इन सब के बारे में हम एक एक करके पढ़ते जाएंगे। अगर हम सेल वॉल पढ़ेंगे तो वहां सेल वॉल में भी हम जिक्र करेंगे कि प्रोकैरियोटिक के अंदर कैसा होता है और यूकैरियोटिक के अंदर कैसा होता है। तो एक एक स्ट्रक्चर को हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो पहले लेते हैं हम सेल वॉल। नंबर 1, सेल वॉल, कोशिका भित्ति। तो कोशिका भित्ति जो है वो सबसे आउटर लेयर है या आउटर मोस्ट लेयर है, सबसे बाहर की तरफ होती है। प्रोकैरियोटिक शैवालों में और यूकैरियोटिक शैवालों में दोनों में कोशिका भित्ति अलग अलग प्रकार से बनती है। तो देखो पहले कि प्रोकैरियोटिक शैवाल में ये कैसे बनती है और उसके बाद देखेंगे हम कि यूकैरियोटिक शैवाल में ये कैसे बनती है। देखो प्रोकैरियोटिक शैवाल के अंदर जो प्रोकैरियोटिक शैवाल हैं या प्रोकैरियोटिक एल्गी हैं, उनमें हमको पता है कि ये बिल्कुल एक साइनोबैक्टीरिया या सिंपल नाम तो इसका होता है ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी, लेकिन इन्हें प्रोकैरियोटिक शैवाल कहा गया है, साइलोफाइसी वर्ग के। तो प्रोकैरियोटिक शैवाल में जीवाणु को भी रखा गया है। ये आप जानते हुए कि जीवाणु जो है वो भी प्रोकैरियोटिक शैवाल है। हम जब पढ़ते थे बीएससी में तब इन साइलोफाइसी वर्ग को ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया के नाम से जाना जाता था। प्रोकैरियोटिक है ना, इसलिए इनको बैक्टीरिया के साथ ही पढ़ते थे। तो साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी, नीलहरित शैवाल। तो इन नीलहरित शैवालों के अंदर जो कोशिका भित्ति है वो म्यूकोपेप्टाइड से बनी होती है, म्यूकोपेप्टाइड से बनी होती है। अब म्यूकोपेप्टाइड बेसिकली, ये नाम तो आपने सुना होगा, पेप्टिडोग्लाइकेन, पेप्टाइडोग्लाइकेन। तो पेप्टाइडोग्लाइकेन क्या है क्या नहीं है, ये तो हम जब आपको माइक्रोबायोलॉजी पढ़ाएंगे तब पता चलेगा, यानी जब हम जीवाणु या बैक्टीरियोलॉजी पढ़ेंगे तब पता चलेगा। अभी यहाँ इतना डिटेल में नहीं है, अभी केवल आपको इतना याद रखना है कि किससे बनी होती है। तो जो पेप्टाइडोग्लाइकेन है वो खुद 2 सब्सटेंसेस से बना होता है। एक होता है NAM और एक होता है NAG। तो NAM का मतलब होता है N-एसिटिल म्यूरामिक एसिड या म्यूरामिक एसिड। और दूसरा होता है N-एसिटिल ग्लूकोसैमीन। ये 2 सब्सटेंसेस हैं। इनके अलावा इसके अंदर एलिनिन, ग्लाइसिन, वेलिन, ये कुछ एमिनो अम्ल भी पाए जाते हैं। तो म्यूकोपेप्टाइड इसीलिए कहा गया है इसको म्यूकोपेप्टाइड या पेप्टाइडोग्लाइकेन, क्योंकि ये दोनों चीज जो ये हैं, ये दोनों दीज आर पॉलीसेकेराइड। N-एसिटिल म्यूरामिक एसिड ये मतलब एक तरह से मोनोमर है और ये मोनोमर मिलकर के ये बनाते हैं पेप्टाइडोग्लाइकेन। की जो ग्लाइकेन होते हैं ना, इनको हम कहते हैं पॉलीसेकेराइड। ग्लाइकेन्स जो होते हैं उनको हम सिंपल भाषा में पॉलीसेकेराइड कहते हैं। अब अगर ये एक समान यूनिट से बने हैं तो होमोपॉलीसेकेराइड, और अगर ये असमान यूनिट से बने हैं तो हेटेरोपॉलीसेकेराइड या विषम बहुशर्करा। तो यहाँ पर ये दोनों अलग अलग हैं, इसलिए दीज आर हेटेरोपॉलीसेकेराइड। ठीक है, तो ये हो गए सेकेराइड। अब सेकेराइड कौन से है? ये हेटेरोपॉलीसेकेराइड है। ठीक है, प्लस इनके साथ स्ट्रेच यानी कि छोटी सी 4 एमिनो अम्ल भी पाए जाते हैं, 4 एमिनो एसिड्स भी पाए जाते हैं।
इन 4 एमिनो एसिड्स की वजह से हम इन्हें यानी कि जब छोटे से श्रृंखला होती है तो उसको हम कहते हैं पेप्टाइड। 4 एमिनो अम्ल की जो श्रृंखला है उसे हम कहते हैं पेप्टाइड। क्योंकि देखो, अगर हम प्रोटीन है तो प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड कहते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे पेप्टाइड बंध से मिलकर के एमिनो अम्ल जुड़े होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 4 ही है तो इसलिए हम कहेंगे छोटी सी श्रृंखला है पेप्टाइड, यानी कि एमिनो एसिड की, उसे हम कहते हैं पेप्टाइड, बहुत शॉर्ट। तो इसलिए इसका नाम हो गया पेप्टाइडो और ग्लाइकेन। तो पेप्टाइड प्लस ग्लाइकेन से बना होता है। ठीक है, तो ये इनकी सिंपल सी सेल वॉल स्ट्रक्चर है। डिटेल में हम इसे माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ेंगे। अब हम यूकैरियोटिक सेल की अगर हम मान लो बात करें तो यूकैरियोटिक सेल में, यानी कि यूकैरियोटिक एल्गी के अंदर, सेल में यूकैरियोटिक एल्गी में, तो इन यूकैरियोटिक एल्गी के अंदर ये सबसे इंपॉर्टेंट है, नंबर 1 3 चीजें पाई जाती हैं। सेलुलोज, ये तो आप सब जानते हैं भाई, पादपों की जो सेल वॉल है वो मोस्टली सेलुलोज से बनी होती है। इस दुनिया में या इस पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट सेलुलोज है। सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट सेलुलोज है। ठीक है, उसके बाद दूसरा होता है हेमीसेलुलोज, और तीसरी जो संरचना है उसे हम कहते हैं पैक्टिन। तो इन तीनों चीजों से मिलकर के यूकैरियोटिक शैवालों की सेल वॉल बनी होती है। इसके अलावा इन तीनों के अलावा कोशिका वृत्ति में अलग अलग वर्गों के हिसाब से अलग अलग पदार्थों का समावेश होता है। अलग अलग वर्गों के हिसाब से अलग अलग पदार्थों का समावेश होता है। जैसे किसी के अंदर सिलिका पाया जाता है, किसी में कोई और पदार्थ होता है, किसी में कोई और पदार्थ जैसे थियोपाइसी में एल्जिनिक एसिड होता है, फ्यूकोइडिन होता है। अब इन चीजों के बाद देखो, ये बेसिक स्ट्रक्चर है। स्पेशली जब हम पढ़ेंगे तो स्पेशली हम जब क्लासिफिकेशन देखेंगे शैवालों का, तो 2 टाइप के क्लासिफिकेशन या 2 प्रकार की क्लासिफिकेशन हमारे सिलेबस में है और दोनों को पढ़ना है। एक है फ्रिस, एफिफ्रिस, जिनको हम एल्गोलॉजी का फादर मानते हैं, तो उनके बारे में। एक दूसरा है स्मिथ का क्लासिफिकेशन। तो जब हम दोनों क्लासिफिकेशन को पढ़ेंगे तो वहां पर क्लासिफिकेशन जो किया गया है वो 4-5 जो कैरेक्टर्स है उनके आधार पर किया गया है। जैसे वो किस जगह पर पाया जाता है, संचित भोजन का प्रकार क्या है, कोशिका वृत्ति में किस प्रकार की पदार्थ पाए जाते हैं, कोशिका वृत्ति की संरचना क्या है, कशाभिकाओं की संख्या कितनी है, स्थिति क्या है, संचित भोजन क्या है। ठीक है, तो इस प्रकार से वहां पर अलग अलग, यानी कि जो 5 कैरेक्टर हैं, इन कैरेक्टर्स के आधार पर क्लासिफिकेशन किया गया है। तो उस जगह पर हम देखेंगे कि कौन से वर्ग के अंदर इनके अलावा और कौन सी चीज पाई जाती है। यहाँ पर अगर मैं बताऊंगा तो सिर्फ एक कंफ्यूजन होगा और कुछ नहीं। वहां अगर हम इसको पढ़ेंगे तो सब चीज क्लियर होगा। ठीक है, तो यहाँ बेसिक स्ट्रक्चर देखिए कि किस प्रकार से कौन कौन से पदार्थों से जो सेल वॉल है वो बनी होती है। ठीक है, तो हमने प्रोकैरियोटिक की सेल वॉल देख ली, हमने यूकैरियोटिक की सेल वॉल देख ली। दोनों की सेल वॉल स्ट्रक्चर पढ़ने के बाद अब हम दूसरी जो संरचना है वो वही सेल मेम्ब्रेन लेते हैं। सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली। तो देखो, सेल मेम्ब्रेन या जो कोशिका झिल्ली है वो चाहे वो प्रोकैरियोटिक सेल हो और चाहे वो यूकैरियोटिक सेल हो, दोनों में इसकी संरचना समान होती है। एक्चुअली ये आप जानते हैं फॉस्फोलिपिड की बायलेयर होती है, यानी कि इसमें 2 प्रकार के 2 लेयर, 2 प्रकार नहीं 2 लेयर, इस प्रकार से एक लेयर ये हो गई, एक लेयर ये हो गई। तो ये फॉस्फोलिपिड की बायलेयर होती है।
फॉस्फोलिपिड। तो ये जो सिरा है ये बाहर की तरफ होता है, ये वाला सिरा जो है वो अंदर की तरफ होता है, ये अंदर है ये बाहर है। तो इस सिरे को अगर आप देखते हैं इस वाले को, तो ये जलीय माध्यम की ओर है, तो दिस इज हाइड्रोफिलिक, ये हाइड्रोफिलिक है, ठीक है। और ये बेसिकली फॉस्फोलिपिड है ना, तो ये फॉस्फेट से बना होता है। ये जो सिरा है बीच वाला ये हाइड्रोफोबिक होता है, हाइड्रोफोबिक, जल को दूर भगाता है, ये जल को अपनी तरफ लाता है, यानी जल में घुल जाता है। तो ये जो लेयर है इसको हम कहते हैं लिपिड, ये लिपिड की बाई लेयर है, या लिपिड के मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो देखो एक लेयर ये हो गई, एक लेयर ये हो गई, इस प्रकार से ये लिपिड बाई लेयर है, ठीक है। तो ये किससे बनी होती है, ये आपको पता है, फॉस्फोलिपिड से बनी होती है, फॉस्फोलिपिड से बनी होती है, ठीक है। इसके अलावा इसमें देखो एक इंट्रिंसिक प्रोटीन, इसको हम आंतरिक प्रोटीन कहते हैं, एक कहते हैं पेरिफेरल प्रोटीन। इंट्रिंसिक प्रोटीन को इंटीग्रेटेड या समाकलित प्रोटीन भी कहते हैं। समाकलित प्रोटीन का मतलब होता है कि वो इस मेम्ब्रेन के आर पार होती है, इसलिए मेम्ब्रेन है तो इस मेम्ब्रेन के आर पार वो प्रोटीन होती है ऐसे। तो ये जो प्रोटीन होती है समाकलित प्रोटीन, ये प्रोटीन एक चैनल बनाती है, यानी कि छिद्र बनाती है। और कुछ प्रोटीन ऐसे होते हैं जो इस मेम्ब्रेन की सतह पर होते हैं, जैसे यहाँ पर हो, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ। तो ये आर पार नहीं होते बल्कि सतह पर होते हैं। ये जो पेरिफेरल प्रोटीन्स हैं या जो इंट्रिंसिक प्रोटीन्स हैं, ये दोनों इंट्रिंसिक प्रोटीन दोनों साइड निकले होते हैं, यानी कि अगर हम इधर देखेंगे यहाँ पर साइटोसोल होगा, बाहर की तरफ देखेंगे तो बाहर का एनवायरमेंट होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लो मैं यहाँ पर एक लेयर बनाता हूँ, जैसे एक लेयर है ये, ठीक है, इस तरह से ये ऐसे। तो इधर की तरफ देखिए इस सेल के अंदर वाला भाग है जैसे साइटोसोल, ये वाला भाग ये एनवायरमेंट है, बाहर का कुछ भी हो सकता है, कोई माध्यम हो सकता है, कोई विलियन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये एनवायरमेंट की तरफ है, एनवायरमेंट से जो भी चीज आएगी वो इनसे होकर आएगी ऐसे, ठीक है। साइटोसोल में इससे होकर के गुजरेगी, यहां से होकर। तो यहां पर होते हैं ये समाकलित प्रोटीन। तो समाकलित प्रोटीन जो वो चैनल बनाते हैं, और इन चैनल से, इन छिद्रों से होकर के कोई भी पदार्थ जिसको सेल चाहती है वो बाहर से भीतर की तरफ जाता है। तो इसके बारे में डिटेल से हम जब सेल बायोलॉजी पढ़ेंगे तब देखेंगे। अभी सिर्फ इतना ही जानो कि इनमें सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है, और ये सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर होती है। नाउ नंबर 3 इज केंद्रक, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस या केंद्रक। तो केंद्रक के बारे में तो भाई मैं आपको पहले बता चुका हूं कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होती हैं उनमें केंद्रक आधे प्रकार का होता है। जो आनुवांशिक पदार्थ अर्थात डीएनए होता है वो साइटोप्लाज्म के अंदर बिखरा होता है। डीएनए डबल स्टैंडर्ड, कुंडलित और बंद होता है, सर्कुलर होता है या वृत्ताकार होता है। उसके अलावा क्रोमोसोम अनुपस्थित होते हैं, हिस्टोन प्रोटीन अनुपस्थित होती है। नाउ अब हम बात करते हैं यूकैरियोटिक एल्गी की। तो यूकैरियोटिक शैवालों के अंदर वेल डेवलप केंद्रक होता है, उसमें केंद्रक छिद्र, केंद्रिका, केंद्रक द्रव्य सब कुछ होते हैं। उसके अलावा जो डीएनए होता है वो क्रोमोसोम के रूप में वेल पैक्ड होता है। किसके रूप में होता है? क्रोमोसोम के रूप में होता है। तो पूरा डीएनए लीनियर ना होकर के न्यूक्लियोसोम के रूप में एक गुथी हुई संरचना होती है, यानी कि पूरा डीएनए गुथ जाता है तब जाकर के इस न्यूक्लियस के साथ एडजस्ट हो पाता है। अब हम इन 3 चीजों को देखने के बाद हम अब आते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट संरचना है इनके लिए, जिसकी वजह से ये शैवाल गतिशील होते हैं। तो दिस इज फ्लैजिला।
फ्लैजिला, या इसको हिंदी में कहते हैं कसाभिका। देखिए भाई, जो बड़े पादप होते हैं, चाहे वो एंजियोस्पर्म हो चाहे वो जिम्नोस्पर्म हो, इन बड़े पादपों का कोई भी भाग गतिशील नहीं होता है। यानी कि जो पादप जिस जगह पर है वो उसी जगह पर रहता है। चाहे आप उसका पुष्प देख लीजिए, उनकी फ्लावर देख लीजिए, चाहे आप उसकी जड़ देख लीजिए, चाहे वो तना हो, चाहे वो पत्ती हो, चाहे वो बीज हो, बीज भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा सकता है, क्योंकि इनमें कसाभिकाएं नहीं होती है। तो जो जो हम नीचे से ऊपर की तरफ चलेंगे, उनकी डाइवर्सिटी को देखेंगे, तो इस डाइवर्सिटी में हमको ये नजर आता है और हम पढ़ते हैं, और जो हमारा जो डॉक्यूमेंटेशन है, यानी कि जो हमारे लिटरेचर है या जो साहित्य है हमारा बॉटनी का, उसमें देख के हमको पता चलता है कि कुछ छोटे जो प्लांट्स हैं, जो निम्न कोटि के जो प्लांट्स हैं, उनमें कुछ ऐसी संरचना पाई जाती है जिनकी वजह से या तो वो पूरी सेल या उसका कोई युग्मक या उसका कोई बीजाणु गतिशील होता है। तो वो गतिशील किसकी वजह से होता है? वो संरचना होती है फ्लैजिला या कसाभिका। और जिनमें कसाभिका पाई जाती है वो सेल गतिशील होती है, उसको हम कहते हैं कसाभिकी या फ्लैजिलेटेड। और जिनमें कसाभिका अनुपस्थित होती है, वो अगतिशील होते हैं, उन्हें हम कहते हैं नॉन फ्लैजिलेटेड। तो फ्लैजिला जो है, ये मान लीजिए एक संरचना है, ये सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल मेम्ब्रेन है। उसके बाद दिस इज सेल वॉल, ये सेल वॉल है, तो ये सेल वॉल हो गई, ये सेल मेम्ब्रेन हो गई। अब इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर ही देखो, एक बात ध्यान रखना भाई, कि सेल वॉल एक निर्जीव संरचना है, जबकि सेल मेम्ब्रेन एक सजीव संरचना है। ध्यान, सेल मेम्ब्रेन एक सजीव संरचना है और सेल वॉल एक निर्जीव संरचना है, ये बिल्कुल ध्यान रखना आप। तो ये यहां से ये फ्लैजिला इस तरह से निकलते हैं। अब फ्लैजिला एक भी हो सकता है, फ्लैजिला एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। ये एक सिरे पर हो सकते हैं, ये दोनों सिरों पर भी हो सकते हैं, इस प्रकार से ये फ्लैजिला होते हैं। अब ये फ्लैजिला सेल मेम्ब्रेन के अंदर है, और मैं कह रहा हूं कि सेल मेम्ब्रेन एक जीवित संरचना है, सजीव संरचना है। तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर ये यहाँ पर जुड़े हुए हैं, सेल वॉल से नहीं जुड़े हुए हैं। अगर ये सेल वॉल से जुड़ जाएंगे तो इनकी गति नहीं होगी, चलाएगा कौन इनको? एक्चुअली यहाँ पर होती है इनकी मोटर प्रोटीन या मोटर होती है। इस मोटर की वजह से जब इनको जिस तरफ गति करनी होती है, उस तरफ के फ्लैजिला की गति करते हैं, उस तरफ ये ले जाते हैं सेल को। तो इस तरह से अगर हम एक फ्लैजिला की संरचना को देखते हैं, तो एक फ्लैजिला में, यानी खासकर इनके फ्लैजिला में एक नोकदार संरचना यानी कि इस तरह से होती है, ऐसे होती है नोकदार। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो ये जो बाहर की तरफ दिख रहा है, इसको हम कहते हैं पेरिफेरल या परिधीय तंतु, पेरिफेरल फाइबर। और ये जो है ये सेंट्रल फाइबर है, केंद्रीय तंतु, सेंट्रल फाइबर। इनकी जो व्यवस्था होती है वो 9+2 होती है, 9+2, यानी कि 9 तो होते हैं ये परिधि की तरफ और 2 होते हैं ये सेंट्रल में। तो जो बीच वाले जो 2 हैं वो एकल होते हैं, और जो परिधि वाले हैं वो डाइवर, यानी कि 2 एक साथ होते हैं। और इसमें ये जो ऊपरी सिरा है ये नुकीला होता है। नीचे की तरफ अगर हम आएंगे तो इस सेंट्रल फ्लावर में, सॉरी सेंट्रल जो फाइबर है, इसमें सबसे नीचे की तरफ यहाँ एक सेल होती है, और
उस सेल को एक नाम दिया जाता है। ये नाम आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसका क्वेश्चन कई बार आता है। इसे कहते हैं हम बिलीफेरोप्लास्ट। बाकी तो ये तो सब यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन है और उसको याद रखने की जरूरत नहीं है। ये होती है बिलीफेरोप्लास्ट। अगर कोई पूछे आपसे कि कसाभिका का निर्माण किस सेल से होता है, तो आपका जवाब होगा बिलीफेरोप्लास्ट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूनिवर्सिटी के एग्जाम में ये बहुत बार पूछा गया है। उसके बाद अगर आप देखें तो 9+2 व्यवस्था कैसे होती है, तो उसको हम यहाँ पर ड्रा करें तो ये देखो 9+2 व्यवस्था ऐसे होती है। ये तो सेल मेम्ब्रेन इस तरह से, और थोड़ा ज्यादा बड़ा बन गया है, छोटा कर लीजिए इस तरह से। तो 9+2 व्यवस्था में एक तो ये वही यहां पर होता है मध्य में, ठीक है, एक फाइबर, इसको हम कहते हैं सेंट्रल फाइबर। उसके बाद दो यहां पर होते हैं, ये दो वही इस तरह से होते हैं ऐसे। तो ये कहलाती है 9+2 अरेंजमेंट, 9+2 व्यवस्था। और इसको आप सेंटर से मिला दीजिए ऐसे। तो ये संरचना अगर हम एक कसाभिका के अनुप्रस्थ काट लेते हैं तो आपको ये संरचना नजर आएगी। इसे हम कहते हैं 9+2 अरेंजमेंट। ये अगर यहां से आप इसको काटेंगे तो आपको ये संरचना यहां से नजर आती है। हम इस कसाभिका के आधार पर जिनमें कसाभिकाएं पाई जाती है उन्हें हम कहते हैं कसाभिकी या फ्लैजिलेटेड, और जिनमें कसाभिका नहीं पाई जाती उन्हें हम कहते हैं नॉन फ्लैजिलेटेड, यानी कि कसाभिकीय और अकसाभिकीय और नॉन फ्लैजिलेटेड। ये कसाभिकीय और ये अकसाभिकीय। सीधी सी बात, जिनमें पाई जाएंगे वो कसाभिकीय, जिनमें नहीं पाई जाएंगे वो अकसाभिकीय। तो इस तरह से ये कसाभिकीय और अकसाभिकीय होते हैं। अब इनमें जो ये सेल के अंदर पाई जाती है, तो शैवालों में देखो दो प्रकार की कसाभिकाएं पाई जाती हैं, 2 टाइप्स ऑफ फ्लैजिलेटा या फ्लैजिला। नंबर 1 इज, हिंदी में कहें तो प्रतोद कसाभिका। प्रतोद कसाभिका। तो प्रतोद कसाभिका को अगर आप अंग्रेजी में कहेंगे तो विप्लास कहलाती है, विप्लास टाइप या विप्लास फ्लैजिला। देखो अगर कसाभिका की सतह चिकनी होती है, उसके ऊपर कोई किसी प्रकार के उपांग नहीं पाए, समझ लो इस तरह से है, ऐसे बिल्कुल ऐसे, तो इसे हम कहते हैं प्रतोद कसाभिका। ये सतह बिल्कुल चिकनी है, इसके ऊपर किसी प्रकार के कोई उपांग नहीं पाए जाते हैं, तो इसको हम कहते हैं प्रतोद कसाभिका। अगर मान लीजिए किसी कसाभिका पर इस तरह से उपांग पाए जाएं, तो नंबर दूसरी है कूर्च कसाभिका। कूर्च कसाभिका। तो कूर्च कसाभिका का मतलब है कि इस कसाभिका के ऊपर इस प्रकार के उपांग या फिल्मर्स पाए जाते हैं, इसको अंग्रेजी में कहते हैं हम टिनसेल, टिनसेल टाइप फ्लैजिला। ठीक है। कूर्च कसाभिका क्या है कि जब कसाभिका पर किसी प्रकार के उपांग पाए जाए, चाहे वो एक तरफ हो चाहे वो दोनों तरफ हो, तो कूर्च कसाभिका होती है। और जब ये उपांग नहीं पाए जाए तो उसे हम कहते हैं प्रतोद कसाभिका। इस प्रकार से इसकी सतह बिल्कुल चिकनी होती है। और भी अब देखो प्रतोद कसाभिका तो एक ही प्रकार की होती है, क्योंकि इसमें तो चिकनी जो सतह है वो केवल एक ही प्रकार से हो सकती है। ठीक है। कूर्च कसाभिका कई प्रकार की हो सकती है। तो कूर्च कसाभिका के जो प्रकार हैं वो हम यहाँ पर एक बार देख लेते हैं।
देखो इसमें अगर एक संरचना ये हो सकती है भाई कि प्रतोद कशाविका हो और इस तरह से एक समान कशाविका हो, तो उससे हम कह सकते हैं समप्रतोद कशाविका, यानी कि ये समान प्रकार की है, तो ये समान लंबाई की है और चिकनी है। लेकिन कूर्च में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, कूर्च में अलग अलग प्रकार की होती है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कूर्च हम यहाँ पर देखते हैं। देखिए, अगर मान लीजिए दो कशाविकाएं हो, जिस तरह से प्रतोद में देखा था, दो कशाविकाएं हो इस प्रकार से ऐसे, तो इसे हम कहेंगे समकशाविकी कूर्च। यह है समकशाविकी कूर्च। समकशाविकी कूर्च। अगर मान लीजिए कशाविका एक हो और उसके दोनों तरफ इस तरह से ये फिल्मर्स पाए जाएं, तो इसको हम कहते हैं पेंटोनीमेटिक। इसको हम कहते हैं पेंटोनीमेटिक। क्या कहेंगे इसको? पेंटोनीमेटिक। अगर मान लीजिए ऐसा भी हो सकता है कि भाई ये एक तरफ ही हो, ये फिल्मर्स इस तरह से अगर एक साइड में हो, तो इसको हम कहते हैं स्टाइगोनीमेटिक। स्टाइगोनीमेटिक। अगर दोनों तरफ है तो पेंटोनीमेटिक, और अगर एक तरफ है तो स्टाइगोनीमेटिक। अगर इस तरह से हो, ये ऊडोगोनियम में देखा जाता है इस तरह से, तो इसे हम कहते हैं स्टेफनोकॉन्टी। स्टाइगोनीमेटिक, स्टेफनोकॉन्टी। कभी कभी क्या होता है कि कशाविकाएं इस प्रकार से भी हो सकती है ऐसे, और एक कूर्च भी हो सकती है, और एक कूर्च एक प्रतोद भी हो सकती है। तो इसे हम कहते हैं कि एक छोटी एक बड़ी भी हो सकती है इस तरह से। तो ये विषम कशाविकी कूर्च है। विषम कशाविकी कूर्च है। जब इन कशाविकाओं की जो स्थिति है या इन कशाविकाओं की जो संख्या है वो सभी शैवालों में अलग अलग होती है। तो हम जब क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तब देखेंगे कि कौन कौन से वर्ग में किस प्रकार की कशाविकाएं पाई जाती है। यहाँ सिर्फ हम सिंपल देख रहे हैं कि कशाविकाएं कैसी कैसी हो सकती है, कशाविकाओं की संरचना क्या हो सकती है। अगर मान लीजिए कशाविका नहीं होती है, मतलब प्रतोद कशाविका है, उसके ऊपर कोई फिल्मर्स नहीं है, तो उसको हम प्रतोद या चिकनी कहते हैं। और चिकनी के लिए एक वर्ड आता है, वैसे तो आप प्रतोद याद रखिए, लेकिन अगर एक वर्ड और है बॉटनी के अंदर, तो उस वर्ड को हम कहते हैं एक्रोनीमेटिक। एक वर्ड ध्यान रखना थोड़ा सा, वहां पर हम नहीं बता पाए थे। इस वर्ड को हम कहते हैं एक्रोनीमेटिक। एक्रोनीमेटिक किसके लिए? प्रतोद कशाविका के लिए। अगर मान लीजिए ये कूर्च कशाविका है, तो इसके लिए भी एक वर्ड है, इसका नाम है प्लूरोनीमेटिक। तो दो वर्ड यहाँ पर आपको याद रखने हैं कि अगर प्रतोद कशाविका है तो उस पर कोई फिल्मर्स नहीं है, कोई उपांग नहीं है, तब उसे कहते हैं हम एक्रोनीमेटिक। और अगर मान लीजिए कूर्च कशाविका है, उस पर फिल्मर्स हैं, तो हम उसका नाम देते हैं प्लूरोनीमेटिक। तो ये हमने आज 4 कोशिकाओं के बारे में शैवालों के अंदर पढ़ा। पहला देखा हमने सेल वॉल, दूसरा देखा हमने सेल मेम्ब्रेन,
तीसरा न्यूक्लियस और चौथा हमने देखा है फ्लैजिला। तो आज के लिए इतना ही। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में आगे की जो कोशिकांग है उनके बारे में जानेंगे। मेरे लेक्चर आप देखते रहिए, आप देखेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा, जिससे मैं और भी अच्छी अच्छी वीडियो बनाऊंगा, जिससे आप लोगों का फायदा हो सके। वीडियो को आप देखते रहिए, एक बार आप वीडियो देखेंगे और एक बार आप पढ़ेंगे तो दोनों चीज़ों से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, एक भी कंफ्यूजन आपके दिमाग में नहीं रहेगी। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो बाद में समझ में आती है, बार बार देखने से समझ में आती है, और क्वेश्चन जो आपके दिमाग में अराइज होंगे या जो होंगे मतलब आएंगे, वो चीज़ों को बार बार पढ़ने से आएंगे। एक बार पढ़ने से आप सिर्फ पढ़ सकते हैं, क्वेश्चन नहीं पढ़ सकते। तो जितना चीज़ों को पढ़ेंगे समझेंगे, उतना ही ज़्यादा आपके दिमाग में वो चीज़ें गहराई में चली जाएंगी और फिर वो लंबे समय तक याद रहेंगी। किसी चीज़ को आप प्रैक्टिकली कीजिए, किसी चीज़ को आप थ्योरी से देखिए, तो थ्योरी में जो चीज़ समझ में नहीं आती है, प्रैक्टिकल में वो एक बार में समझ में आ जाती है। तो यदि आप इस तरह से पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आपको ये चीज़ें प्रैक्टिकल की तरह का समझ में आ जाएंगी। थैंक यू वेरी मच।